मनीषा की मौत मिस्ट्री में हरियाणा पुलिस और खास तौर पर भिवानी पुलिस नहीं चाहती है कि आज इस वीडियो के अंदर जो जो जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे उस परिवार तक पहुंचे, क्योंकि इस पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा प्रतिबंध कर दी गई है। मायने ये कि हम इस वीडियो में जो बातें आपके साथ साझा करेंगे उस परिवार तक ये बातें नहीं पहुंचेगी, उन लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचेगी जो चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिल सके। एक 19 साल की लड़की जो पढ़ने में होनहार थी, अपने परिवार वालों का पैसा बचाकर पैसे कमाकर नर्सिंग करना चाहती थी। उस लड़की की लाश एक कॉलेज के 500 मीटर दूर या कहें 500 मीटर पहले मिलती है रहस्यमयी तरीके से, और रात के 12 बजे उस लड़की के फोन से कॉल भी जाता है। लेकिन परिवार सदमे में था, परिवार बिजी था और इसलिए उस फोन को नहीं उठाता है। और सवाल करेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर। हरियाणा पुलिस ने बहुत सारी जानकारियां साझा की हैं, आज सुबह से लेकर वो बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं, लेकिन एक एक सवाल जो हमारे हैं शायद उसका जवाब भी पुलिस वालों के पास नहीं है। एक ऐसे सवाल जो मनीषा की मौत मिस्ट्री में केस बदल सकते हैं। तमाम तरीकों से दावा किया गया कि कीटनाशक खरीदा गया दुकान से, बताएंगे उस दुकान की दूरी कितनी है। एक स्कूल के बगल में एक कीटनाशक का दुकान होना किस तरीके से जायज ठहराया जा सकता है नहीं पता है। उस दुकानदार को उठा के लेके गई है पुलिस, उस कॉलेज के आसपास तैनात है पुलिस वाले, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उस कॉलेज में परिवार का बार बार दावा है कि सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखा जाए तो पता लगेगा कि उनकी बेटी अंदर आई थी या नहीं आई थी। लेकिन जो सबसे अजीब और सबसे जो रहस्यमय तरीके से जो किसी को समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी को अपनी जान देनी है तो कीटनाशक खरीद के खेत में जाकर खुले आसमान के नीचे क्यों उस चीज का सेवन करेगा जिससे उसकी मौत हो सकती है। एक ऐसा सवाल जो परिवार से लेकर हर एक उस जगह पे जितने भी लोग रहने वाले हैं खाकी वर्दी से सवाल पूछ रहे हैं। और खाकी वर्दी ने क्या काम किया? खाकी वर्दी ने सोचा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, इंटरनेट ही बंद कर दो ताकि ना सवाल करने वाले लोग रहेंगे ना सवाल सुनने और समझने वाले, जिसे सुनकर लोग और ज्यादा भड़क सकते हैं पुलिस या सिस्टम पर, और इसलिए इंटरनेट को काट दिया गया है। लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जो पुलिस दावे कर रही है उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है। तो जिस तरीके से भिवानी का मनीषा हत्याकांड सामने आया, जहां पर ये चीज़ें बहुत सारी कही गई कि जो मनीषा है उसने खुद ये सारा कदम उठाया। देखिए, कल तक जो रिपोर्ट्स आ रही थी ये भी कहा गया कि 2 बार पोस्टमार्टम कराया गया, फिर तीसरी बार भी पोस्टमार्टम की बात सामने आई, और आज सुबह जो एसपी हैं वहाँ के, जिन्हें जो पहले टीम थी उन्हें सस्पेंड किया गया, उसके बाद जिनको दोबारा बोला गया कि आप इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करिए, सारी चीज़ों का पता लगाइए, तो जब वो सामने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। आपने हमारे चैनल पर पहले भी देखा होगा कि वो कहते हैं कि मनीषा ने कीड़े मारने की दवाई खा ली, पेस्टिसाइड खा लिया, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें निकली, विसरा में सारी रिपोर्ट आई, यहाँ तक कि एक जो नोट मिला था उन्होंने ये भी दावा किया कि उसके जो नोट में जो राइटिंग थी वो राइटिंग मनीषा से मैच भी होती है। ये सारी कहानी उन्होंने बता दी और मीडिया के सामने आ गई। लेकिन अब आप ये जानिए कि आखिर पुलिस ने गलतियां क्यों की हैं और क्यों जो परिवार वाले हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे पुलिस की इस कहानी को। वो एक मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं, वो एक थ्योरी कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि हरियाणा पुलिस साफ तौर पे झूठ बोल रही है, हम इस कार्रवाई से खुश नहीं हैं, हम इस इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं हैं। मैं आपको आगे कुछ भी बताऊं उससे पहले आप पिता की ये बात सुनिए, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया, उन पर जोर ज़बरदस्ती की गई और उनसे कहा गया कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर लो, जानबूझकर चक्का जाम मत करो और लोगों को भड़काओ मत। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरी बेटी कभी नहीं कर सकती, मेरे को कितना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने हत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है, मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने की है। मैं कहता हूँ कि किया नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी
वो होश के सहयोग करेंगे। तो सुना आपने, मनीषा के पिता साफ तौर पे कह रहे हैं कि कमेटी ने उन पर दबाव बनाया और उन्हें बार बार ये फोर्स करने की कोशिश की कि बेटी का अंतिम संस्कार कर लो, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वो नहीं मानते कि पुलिस ने जो भी कार्रवाई की और वो उनकी बेटी पर ही आरोप मढ़ रहे हैं वो सरासर गलत है। अब आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये आपको करीब 11 अगस्त की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें जो लड़की आपको दिख रही है ये कोई और नहीं बल्कि मनीषा है। अगर समय की बात करें तो लगभग 1:30 बज रहे हैं और ये वही वक्त है जब मनीषा अपने स्कूल से निकली थी। लेकिन उस रोज आखिर हुआ क्या था? क्या मनीषा ने सच में अपने पिता को एक बार कॉल की थी या दूसरी बार भी कोशिश की थी? क्या मनीषा रात 11 अगस्त को रात 12 बजे तक जिंदा थी? क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पुलिस पर सवाल उठे? तो दरअसल 11 तारीख को जो मनीषा है वो करीब सुबह 7:30 के आसपास अपने स्कूल वैन में बैठती है, क्योंकि उसने पिछले महीने ही एक प्ले स्कूल ज्वाइन किया था और अब उसकी सैलरी भी आने वाली थी। और सुबह जब वो वैन में बैठती है तो पहले खबर आई थी कि उसने अपने पिता को फ़ोन पर कहा था, लेकिन वो निकलने से पहले अपने पिता को बताती है कि पापा आज मैं आने में लेट हो जाऊंगी क्योंकि नर्सिंग की जो फॉर्म है वो कॉलेज में निकल आए और मुझे उन्हें भरने जाना है, तो शायद मुझे आने में 7 भी बज जाए। ये पूरी कहानी वो अपने पिता से बताती है और फिर स्कूल वैन में बैठकर अपने प्ले स्कूल के लिए निकल जाती है। अब इसके बाद ये जो सीसीटीवी सामने आया इसको आप देखिए। यहाँ से मनीषा आपको 1:30 बजे निकलती दिख रही है, यानी वो अपने स्कूल से निकलकर बाहर कहीं जा रही है और वो कॉलेज ही जा रही होगी जहाँ पर उसे नर्सिंग का फॉर्म भरना था। और करीब 6:26 पर वो अपने पिता को कॉल भी करती है, जिसमें करीब 10 सेकंड की ही बातचीत होती है और उधर बातचीत क्या, उधर से सिर्फ पिता ही बोलते रहते हैं, बेटी की आवाज़ नहीं आती और फ़ोन कट जाता है और इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब 11 अगस्त को जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6:30 या 7 बजे तक की बात करें तो 4 ऐसी जगह हैं जहां पर मनीषा को देखा गया और उनका जो दायरा है या जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो दरअसल जब मनीषा अपने घर से स्कूल जाती है उसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने स्कूल जाती है। इसके बाद वो अपने स्कूल से 2 किलोमीटर दूर और आगे जाती है अपने नर्सिंग कॉलेज, जहाँ पर वो एक तरीके से अपना फॉर्म भरती है। और इसके बाद करीब वो 500 मीटर दूरी पर ही एक दुकान थी, जिसका कल पुलिस ने बताया था कि करीब 200 मीटर दूर है। वो 500 मीटर दूर एक दुकान थी जहाँ से वो बताया जा रहा है कि उसने कीटनाशक खरीदा और उससे भी आगे जाकर एक खेत पड़ता है, उसके पास एक नहर बहती है और उस खेत में जहाँ पर उसकी लाश मिलती है वहाँ पर जाकर पुलिस ने कहा कि मनीषा ने वैसा कदम उठाया जिससे उसकी जान चली गई। तो ये 4 स्पॉट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनकी छानबीन होनी चाहिए कि वो स्कूल से निकली, क्या स्कूल में उसके साथ कुछ हुआ। इसके बाद वो नर्सिंग कॉलेज जहाँ गई वहाँ पर बताया गया 3 लोग बैठे हुए थे जो ड्रिंक करके बैठे हुए थे, वो भी संदेहास्पद लग रहे हैं। तो क्या वहाँ पर उसके साथ कुछ हुआ? फिर वो दुकान पर गई तो पुलिस का कहना है कि उन्होंने रजिस्टर देखा है जहाँ से उसने कीटनाशक लिया और वो दुकान फिलहाल 2-3 दिन से बंद है। और इसके बाद आखिरी लोकेशन मिलती है जहाँ पर पुलिस को कॉल करके बताया जाता है एक खेत जहाँ पर लाश मिली और पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती है। अब आप ये देखिए, जब पुलिस किसी केस को इन्वेस्टिगेट करती है, जब क्राइम सीन पर पहुँचती है तो सबसे पहले बारीकी से एक जगह की तलाशी ली जाती है। ना सिर्फ लाश का वो एरिया जहाँ पर लाश पड़ी है, ना सिर्फ वहाँ पर जांच की जाती है, बल्कि उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी एक चीज़ को देखा जाता है। ये तक देखा जाना चाहिए कि फसल है, फसल पर खून के छींटे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। आसपास जो मेड़ बनी हुई है, जो पगडंडी जा रही है, क्या वहाँ पर किसी के पैरों के निशान हैं? अगर जानवर की बात सामने आ रही है तो क्या जानवर के निशान वहाँ पर आने या जाने के बने हुए हैं? इन सब चीज़ों की भी जाँच होनी चाहिए और एक बारीकी से इन सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अब पुलिस पर सवाल उठने क्यों लाजमी है और क्यों उठाए जा रहे हैं? तो दरअसल जब ये पूरा केस सामने आया और जब इसमें परिवार से बात की गई, मनीषा के फैमिली से पूछा गया, तो उनके मामा, उनके पिता, सबने एक बात की गई कि पुलिस के द्वारा हमारी बेटी पर लांछन लगाए गए। जब हम उनके पास पहुंचते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं और बोलते हैं सर हमारी बेटी मिल नहीं रही 11 तारीख को शाम को, तब पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि यंग लड़की है, चली गई होगी किसी के साथ, शादी कर ली होगी, तुम्हारे पास कार्ड आ रहा होगा। इस तरह से आप ये समझिए कितनी गंदी, कितनी ओछी बात की गई, ऐसा परिवार ने कहा। और इसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। रिपोर्ट दर्ज होती अगले दिन। मिसिंग की जो कंप्लेन है, जो FIR है, वो 12 तारीख को रजिस्टर की जाती है। 11 तारीख को ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्यों उस तरह से शुरू नहीं की? पुलिस ने क्यों इस चीज़ में इस केस को जाने दिया कि लड़की है, आ जाएगी, हो सकता है किसी दोस्त से मिलने गई हो, क्या पता भाग गई हो, ये सारे क्या पता ऐसा हो सकता है। इस चीज़ पर कब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी, या इस तरीके से कब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी? अब 13 अगस्त को जिस दिन इस लड़की की लाश मिलती है, आखिर उसी के बाद पुलिस ने CCTV निकालने की कोशिश क्यों की? जब लाश मिल गई, डेड बॉडी मिल गई, उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज़ की और 2 CCTV निकाले जो हमने आपको दिखाए।
आखिर जब पिता कॉलेज पहुंचते हैं और कॉलेज में जाकर कहते हैं कि सर प्लीज़ सीसीटीवी चेक करिए, 11 तारीख की बात है, 11 तारीख को ही केस दर्ज करके सीसीटीवी चेक क्यों नहीं किया गया, क्या पता जो लड़की है वो जिंदा ही मिल जाती। इसके अलावा जो विसरा रिपोर्ट पोस्टमार्टम के हवाले से जो पुलिस ने केस को एकदम क्लोज कर बता दिया है कि उसने जहरीला पदार्थ खाया, इस वजह से उसकी मौत हुई। तो कई लोगों से जब हमने बात की और कोशिश की इस चीज़ को पता लगाने की, तो पता लगा कि अगर कोई भी शख्स कोई जहरीला पदार्थ खाता है या कोई ऐसी कीटनाशक चीज़ खा लेता है और जब उसकी लाश पड़ी होती है तो दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो ऐसे में जब पुलिस की टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है, क्राइम सीन पर, तो क्या उन्हें पहले कोई ऐसी बदबू नहीं आई? पहले ही पुलिस क्या इस चीज़ के आकलन पर नहीं पहुंची? क्योंकि पुलिस जो है उनके पास तमाम इस तरह से केस आते हैं, तो क्या उन्होंने पहली नज़र में ये नहीं लगा कि शायद लड़की ने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो? और इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ ये भी है कि पोस्टमार्टम में अगर जहर की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि जानवरों ने नोच कर खाया, जानवरों ने उस लड़की का गला का हिस्सा खा लिया, हाथ पर अटैक किया, कई सारे शरीर पर कट के मार्क भी बने हुए थे जैसे मानो तलवार से काटा गया हो, तो वो जो मार्क हैं या जहाँ जिस तरह से जानवरों ने खाने की बात सामने है, तो क्या जो जहर है वो जानवरों तक नहीं पहुँचा? क्या कोई भी कौवा, चील, बाज, कोई भी ऐसी चीज़ आसपास या किसी और खेत में मरे पड़े मिले या उन पर उसका कोई असर हुआ या फिर नहीं हुआ? इसके अलावा अब तक पुलिस उस कीटनाशक की शीशी को क्या बरामद कर पाई है? पुलिस ने दावा तो कर दिया, पुलिस ने केस सॉल्व कर दिया और बता दिया कि देखिए लड़की ने खुद ऐसा किया और उसने एक कीटनाशक स्प्रे खरीदा और उसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। तो आखिर वो स्प्रे या फिर वो जो डिब्बी है, वो जो शीशी है, वो आखिर कहाँ पर है? क्या किसी और खेत में पड़ी है? क्या उस दुकान के पास पड़ी है? पुलिस ने जितने भी स्पॉट थे, जो हमने 4 स्पॉट बताए, या उस दुकान के पास या उन खेतों में, क्या पुलिस ने छानबीन की और उस शीशी को ढूंढने की कोशिश की ताकि वो अपनी बात जो रख रहे हैं या जो परिवार को वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, परिवार मान नहीं रहा, तो उनको दिखाने की कोशिश की? ऐसा भी अब तक कोई रिपोर्ट में नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो दीपक ने शुरुआत में भी उठाई थी कि मान लीजिए कोई शख्स बहुत परेशान है, वो अपनी ज़िंदगी से हताश हो गया है, उसे कोई ऐसा कदम उठाना भी है, तो अगर दुकान पर उस लड़की ने ऐसी कोई चीज़ खरीदी तो वो किसी सुनसान इलाके में जाती, चुपचाप वो उससे पी लेती और फिर ऐसा कोई कदम उठाती। लेकिन खुले आसमान के नीचे एक ऐसा खेत जहाँ पर लोग किसान आ रहे हैं, उसका जो मालिक है खेत का वो भी आ रहा है, लोग भी इधर उधर से सड़क पर गुजर रहे हैं और साफ तौर पर लाश दिख सकती है, तो ऐसी जगह पर लड़की ने जाकर क्या उस चीज़ का सेवन किया? तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और पुलिस ने अब तक कितने सीसीटीवी की जांच की उस दुकान के पास? क्या अब तक पुलिस पता लगा पाई कि उस लड़की को, जो आप बार बार कह रहे हैं कि उस लड़की ने कीटनाशक की जो चीज़ थी, जो स्प्रे था, उसको लिया, तो आखिर ऐसी कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर उस लड़की ने, उस कौन सा वो एरिया था जिस जगह पर उस लड़की ने उस कीटनाशक का सेवन किया, जिस वजह से जो पुलिस है ये पूरी कहानी गढ़ रही है? क्योंकि परिवार अब भी ये मान रहा है कि पुलिस की कहानी जो है वो एक महज एक थ्योरी है, एक ऐसी बताई गई बात है जिसको लेकर पुलिस बस ये चाहती है कि मामला ठंडा हो और उनकी वाहवाही हो जाए और इसके बाद जो लड़की है उसकी जो बॉडी है, उसका जो अंतिम संस्कार है वो उसके परिवार द्वारा किया जाए। लेकिन सवाल सिर्फ इतने नहीं है, सवाल और भी हैं, क्योंकि जो परिवार है उन्होंने ये तक कह दिया कि शायद 11 अगस्त को हमारी बेटी रात 12 बजे तक जिंदा थी। तो क्या मनीषा सच में जिंदा थी? क्या अगर 11 अगस्त को ही तफ्तीश शुरू की जाती, पुलिस एक्शन में आती, तो क्या ये जो लड़की है, जो इसकी अब लाश मिली है, क्या वो जीती जागती अपने माँ बाप के हवाले कर दी जाती? देखिए, इस पूरी कहानी में पुलिस ने तो अपना पीठ थपथपाने वाली काम भी किया और जो खुद आजी साहब है उनका कहना है कि देखिए हमने तो जांच पूरी कर ली है, डॉक्टर का आ चुका, फॉरेंसिक चीज़ें सामने आ चुकी हैं, 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। अब हम लोगों से बात करेंगे, शायद लोगों में कुछ गलत फहमी हो सकती है। गलत फहमी तो क्या कहें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस को अपनी जाँच में पुख्ता करनी चाहिए। सबसे पहला चीज़, अगर आप चाहते हैं कि परिवार वाले आप पर सवाल ना उठाएं, तो ये जो फ़ोन जो हाथ में लेके जो लोग घूमते हैं, उस लड़की के पास भी फ़ोन था, तो क्या पुलिस वालों ने पता लगाने की कोशिश की कि उसके फ़ोन सीडीआर, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें भी अब तक कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं मिली है, ना ही पुलिस वाले बता रहे हैं कि देखिए हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला, हमने सेल टावर लोकेशन के जरिए पता लगाने की कोशिश की कि उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी, कहाँ पर वो गई, कहाँ पर नहीं गई, कोई जानकारी नहीं है। अब शायद हमने ये वीडियो बना दिया है तो शायद चीज़ें बदल जाए, शायद पुलिस वाले इस एंगल से भी जांच करें, क्योंकि जो सेल टावर लोकेशन होता है वो आपकी परफेक्ट लोकेशन बता देगा कि आप किस वक्त कहां पर मौजूद थी। जो फोन स्विच ऑफ हुआ था, फिर रात को, जैसा परिवार ने दावा किया कि रात को 12 बजे दोबारा एक्टिव होता है, तो उस दरमियानी टाइम पर
फोन कहां कहां एक्टिव था, कहां कहां स्विच ऑफ हुआ था, और जब स्विच ऑन हुआ था तो किसको किसको कॉल गया था, क्या इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है पुलिस ने? नहीं पता किसी को, अब शायद बदल जाए। दूसरी जो सबसे अजीब जो चीज है, अचानक से जो मनीषा है, मनीषा 6:30 के करीब अपने घर वालों को फोन करती है, फिर अचानक से जो 6 घंटे बाद रात के 12 बजे जो फोन आता है उसमें तो डाउट है ही, लेकिन यहाँ पर जो परिवार को जो सबसे अजीब जो चीजें लग रही हैं कि एक लड़की जो पढ़ने में होनहार थी, जो सीसीटीवी में जाती हुई नजर भी आती, पुलिस का दावा है कि जिस दुकान से उसने कीटनाशक खरीदा वहां की सीसीटीवी उन्होंने अपने पास रख ली है, वहां पे रजिस्टर में भी उस की एंट्री हो चुकी है, जिससे तस्दीक होती है कि इसने कीटनाशक खरीदा। अब देखिए, जब कोर्ट में जाके आप ये सारी चीजें कहेंगे ना कि कीटनाशक खरीदा, हमें उसके पेट में कीटनाशक मिल गया, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, साबित कैसे होगा कि उसी लड़की ने कीटनाशक खरीदने के बाद उसे पिया? क्या उसे जबरन किसी ने पिलाया तो नहीं? क्या इस चीज की जांच नहीं होनी चाहिए? हो सकता है कीटनाशक वो अपने साथ लेकर गई हो, और जो हत्यारे हो, मैं बार बोल रहा हूं, हो सकता है कि हत्यारों ने उसे जबरन देखा कि उसके बैग से कीटनाशक निकला, उसे पिला दिया। क्या इस मामले से भी जांच करने की कोशिश हो रही है? नहीं पता। सिर्फ आके कह देना कि हमने कीटनाशक खरीदते हुए देखा तो हमें लगा कि उसे डॉक्टर की रिपोर्ट में निकल गया। रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, लेकिन आप क्राइम की चीजों पर अगर आप तस्दीक करके बताएं कि वो जहां पर उसका फोन लोकेशन ऑन था, क्या आसपास कोई और भी फोन लोकेशन ऑन था? क्योंकि अगर आपने सलमान खान के केस में भी देखा कि जिस तरीके से जो शूटर्स होते हैं फायरिंग करके चले जाते हैं देर रात, मुंह पे कपड़ा लगा है, जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वहां पर मौजूद नहीं था। तो यहां पर पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने किस तरीके से जांच की, पकड़ा कहां से उनको? गुजरात, जो पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है गुजरात में, वहां पे एक छोटा सा इलाका था, वहां से पुलिस उठा के लाई। तो हमारा सवाल था कि जब चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा तो पता कैसे लगाया कि ये शूटर है? तो वहां पे हमें क्या चीजें पता लगी कि रात के 3 बजे उस इलाके में कितने फोन नंबर एक्टिव थे, उससे पुलिस ने पता लगाया कि ये जो फोन नंबर है कहां कहां एक्टिव हैं। तो इससे ये पता लग जाता है कि उस इलाके में कितने लोग मौजूद थे। तो रात के 3 बजे आप जानते हैं कि वहां पे भीड़ होगी नहीं, वहां पे कितने कम लोग मौजूद होते हैं। तो क्या उस इलाके के आसपास में, मानता हरियाणा पुलिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, किसी शताब्दी में आ चुके हैं, आप ऐसी प्रोफेशनल पुलिस वाले बनिए कि आपकी जांच पर कोई सवाल उठा ही ना पाए। जो हम जैसे जो लोग जो सवाल उठा रहे हरियाणा पुलिस पर, हरियाणा पुलिस पहली ही जांच में अगर ऐसी जांच कर देती कि सवाल तो बनते ही नहीं, लेकिन यहां पर सवाल निकलते जा रहे हैं। जब उस जगह पर कितने फोन लोकेशन थे नहीं पता है हमें, उस जगह पर क्या वो अकेली थी या साथ में कोई और भी था, क्या उसने किसी सहेली को बताया, नहीं पता। ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम में आते हैं। कहा गया कि देखिए एक नोट मिला है, उस नोट में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो परिवार को सॉरी कह रही है, परिवार से अपना दुख दर्द शेयर कर रही है। अब जब पहली बार बॉडी मिलती उस जगह पर, तो वहां पर परिवार को भी बुलाया जाता। परिवार को पहले ही दिन क्यों नहीं बता दिया गया कि हमें एक ऐसे नोट भी मिला है? नहीं पता। 5वें दिन पुलिस को याद आता है, अच्छा हमें तो 5 दिन पहले टाइम ट्रेवल करके जाते हैं, वहां से नोट लेकर बता देंगे पूरी दुनिया को हमें नोट मिला है। अब यहां पर तीसरी दिक्कत, पुलिस ने कहा, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि देखिए जो शीशी है वो नहीं मिल पाई है। अब लेकिन हमारे जो कैमराज हैं वहां पर जाते हैं, क्राइम सीन वाली जगह पर, हम डेड बॉडीज आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर यहां पे आप देखें शीशी पड़ी है, शीशी किसकी है? बियर की बोतल की है। आसपास क्या है? जो चिप्स या जो चखना कहते हैं, जो दारू जो लोग पीते हैं उनके साथ चखना जो कहते हैं, वो यहां पे पड़ा है। तो अगर क्राइम सीन पर मिलने वाली छोटी से छोटी सबूत भी बहुत बड़े केसेस को सुलझा सकती हैं। तो जब हमारा कैमरा उस जगह पर दारू की बोतल या बियर की बोतल को मिल रहा है, तो क्या पुलिस ने उसे अब कस्टडी में लेने की कोशिश नहीं की और ये कह दिया कि देखिए हमें तो कुछ मिला नहीं, पेट से मिल गया हमें जहर भैया। अब जो तीसरी दिक्कत है, यहां पर जब सवाल किया गया कि देखिए जब जानवर किसी जहरीले पदार्थ को खाएगा तो जानवर ही तो मरेगा, या जो चिड़िया है या जो कबूतर, कोई भी अगर उस चीज को खा रहा है, बॉडी को खा रहा है, तो उसकी भी तो मौत होनी चाहिए। उस जानवर की लाश कहां पर है? अब ये भी सवाल था। तो इस सवाल का जवाब आईजी साहब के पास था। उन्होंने कहा कि देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आप जहर का सेवन करते हैं तो मुंह से होते हुए पेट में चली जाती है, शरीर में इतनी जल्दी नहीं फैलती है। इस वजह से जो जानवर ने जो सर वाला हिस्सा खाया उसके बाद उसने पेट वाला हिस्सा नहीं खाया, इसलिए शायद जानवर की बॉडी नहीं मिली है। अब क्या जो जानवर की जो थ्योरी लेकर आए हैं,
कहाँ कहाँ पर जानवर जब नोच के लेके गया, क्या उसने वहीं पर बैठ के खाया या उसे खींचते हुए किसी दूसरी जगह पे लेके गया, क्योंकि हड्डी तो नहीं खा सकता, खोपड़ी को तो नहीं गायब कर सकता, तो खोपड़ी वाले जो बाकी वाले हिस्से हैं क्या उसे बरामद करने की कोशिश की हरियाणा पुलिस ने या नहीं, पता नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना, जो हम सवाल उठा रहे हैं, ये चुप जरूर सकती है। और इसलिए जो हमारे जो सवाल थे, जिस तरीके मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जो हमारे सवाल हैं चुप सकते हैं, और इंटरनेट बंद कर दिया गया था कि जो इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो परिवार तक ना पहुंचे और परिवार इस चीज को संज्ञान में ना ले। अब यहां पर जो सबसे बड़ी जो चीज है कि लाश 48 घंटों तक उस खेत में खुले आसमान के नीचे पड़ी रहती है, किसी की नजर नहीं पड़ती, जानवर की नजर पड़ जाती है। एक ऐसा खेत जिसमें खेत में या कहें जो खेती हुई नहीं है, बड़े बड़े फसल लगे हुए नहीं है, सपाट जमीन है, वहां पर किसी ने कुछ देखा ही नहीं। अब यहां पर जो परिवार के लिए जो चीजें हैं कि इतनी देर से आई, और जो हैंडराइटिंग की जो बातें कही जा रही हैं, एक फोटो कॉपी दे दी गई है उस नोट के मुताबिक। अगर असली नोट होता तो मैं अगर फोटो खींचता, ऐसे फोटो खींचता, तो आपको पता लगता ना कि ये तो नोट है। इस तरीके की फोटो स्टेट वाली कॉपीज अब मीडिया के साथ साझा कर देना, ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए ये नोट है, मैं जाके जेरोक्स मशीन में से कॉपी कर लूं। ओरिजिनल फोटो देने में आपको इतनी दिक्कत क्या आ रही है? आप क्या जो हरियाणा पुलिस है सच में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है? बाबा आदम के ज़माने का अभी भी वही फैसला कर रही है कि देखिए हमने तो फॉरेंसिक करवा दिया, हमने तो जांच के लिए भेज दिया, 2-2 बार पोस्टमार्टम हो रहा है किसी एक बॉडी का, किसी एक बेटी का। आप समझ रहे हैं उस जगह पे क्या चीज़ें जो हो रही हैं? अगर सही तरीके से जांच और इन्वेस्टिगेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता तो ये केस कब का सुलझ सकता था। और जो जिस तरीके से लेट लतीफ़ी की गई है कि आपकी बेटी मिल जाएगी, जो रवैया है ये बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान की जब जान चली जाती है उसके बाद जब पुलिस एक्टिव होती है, ये किस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं हम। और ये सवाल उठाने से पहले कल हरियाणा पुलिस ये जारी करती है, एक मीडिया स्टेटमेंट जारी करती है कि कोई भी भ्रामक खबर अगर चलाया जाएगा, कोई भी अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी, हम उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे। तुरंत एक्शन आपको उस बेटी के लिए लेनी चाहिए थी, बाद में आप मीडिया के ऊपर सवाल उठाते, लेकिन नहीं, आपको तो तुरंत लगेगा कि अरे हमारे पर कोई सवाल कैसे उठा सकता है। हम लोगों पर सवाल उठाते हैं, हम लोगों को समझाएंगे, और इसलिए हम सवाल उठाते रहेंगे। चुप जरूर सकती है, लेकिन सवाल के जवाब देना पड़ेगा हरियाणा पुलिस को। और किस तरीके से इस केस को मोड़ने की जो कोशिश हो रही है समझ से परे है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।